हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग। मैं सुमित सामनीकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। 6 महीने बाकी है आपके जेडब्ल्यू एग्जाम के लिए, जेडब्ल्यू 2026 के लिए। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, जनवरी के लास्ट वीक में ऑलमोस्ट एग्जाम होता है, तो ऑलमोस्ट 6 महीने बाकी है। तो ये 6 महीने में आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपका टाइमलाइन क्या होना चाहिए, आपकी पढ़ाई का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने ये खास वीडियो बनाया है। और वीडियो को पूरा देख लेना। जिन लोगों को छोटे छोटे डाउट्स है वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के प्लानिंग के लिए और स्ट्रैटेजी के लिए। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ्स का रोड मैप जो है वो मैं बताने वाला हूँ आज। उसके पहले हमने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। टेलीग्राम के ऊपर t.me/pyramid maths academy उसका लिंक है। आप जाके सर्च भी करोगे तो पिरामिड मैथ्स एकेडमी आपको मिल जाएगा। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स। एग्जाम के अपडेट्स भी मिलेंगे और बाकी सारे भी अपडेट्स हम उसमें डेली पोस्ट कर रहे हैं, सो दैट आपको जो भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर एग्जाम के इसमें कुछ भी आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आपके जो टेलीग्राम है उसके ऊपर आपको मिलती रहेगी। और वीडियो की भी अपडेट्स आपको उसके ऊपर मिलते रहेंगे। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। राइट, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज 6 मंथ रोड मैप क्या होना चाहिए आपका। जो आपका रोड मैप है वो क्या होना चाहिए, जुलाई टू दिसंबर या मोस्ट प्रोबेबली जुलाई टू जनवरी आप कह सकते हो। आपका रोड मैप किस तरीके से होना चाहिए। अभी काफी सारे लोगों का 11th का सिलेबस मतलब खत्म हो चुका है कोचिंग में। 12th का भी सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ जगह पे आधा हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। तो और जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनका भी ऑलमोस्ट उसी हिसाब से चीजें चल रही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी अगस्त से जो चीजें चालू होने वाली है उसमें, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के बारे में मैंने दिया है। अगस्त में सिलेबस कंप्लीशन, सितंबर अक्टूबर, 3 महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वेदर यू आर डूइंग अ कोर्स इन कोचिंग और ऑनलाइन आप कर रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो। आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए 11th प्लस 12th वाला टिल अक्टूबर तक। मतलब आपने आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से टॉपिक में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट, और उसका कंटेंट क्या क्या है। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब आपने 2-3 वीडियो देख लिए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, या आपने सारे टॉपिक के वीडियो देख लिए सिलेबस कंप्लीट हो गया, नहीं। मैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपको जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, क्या आपने उस टॉपिक के क्वेश्चन किए हैं, क्या आपने उस टॉपिक के फॉर्मूले किए हैं, ये सारी चीजें जो आती है ये पूरे सिलेबस में आती है। सो नॉट ओनली रीडिंग, रीडिंग तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए फॉर्मूले लर्न होना भी इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल पीवाईक्यू सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये जो सारी चीजें आती है दैट इज द सिलेबस कंप्लीशन। तो पहले तो वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नवंबर में और दिसंबर में रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। ना बहुत सारे बच्चे पढ़ाई शुरुआती नवंबर में करते, वो बोलते 2 महीने में पढ़ाई हो जाएगी, नहीं। नवंबर में और दिसंबर में आपको रिवीजन करनी। रिवीजन मतलब कौन से ऐसे पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आए, या फिर कौन से टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस मतलब कौन सा ऐसा टाइप है, ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। जो आपका वीक पॉइंट है यहाँ पे, जो जिस भी टॉपिक में आप कर रहे हो प्रिपरेशन, उसमें आपका कोई वीक सेक्शन है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड एज रिवीजन। तो वो रिवीजन आपका नवंबर में और दिसंबर में होना जरूरी है। और जैसे मैंने बताया, इसीलिए मैंने पहले ही बताया, सिलेबस कंप्लीशन मतलब कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या फिर आपका ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो प्रिपरेशन आपका जो है वो ऑलमोस्ट अक्टूबर तक खत्म होना चाहिए। उसके बाद नवंबर दिसंबर यू शुड हैव रिवीजन सेशंस एंड मॉक टेस्ट। नाउ मॉक टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट जब भी आप दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में कुछ चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो या सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हो या फुल लेंथ के मॉक टेस्ट दे रहे हो। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे
पढ़ाई करके ही मॉक टेस्ट देना। आप कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक का प्रिपरेशन करोगे, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, तो डिफरेंशिएशन पहले अच्छे से पढ़ लो, फॉर्मूले पढ़ लो, मेथड्स देख लो, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट देना जरूरी। आप रैंडमली किसी भी दिन किसी भी टॉपिक का मॉक टेस्ट दोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो आपको मॉक टेस्ट इसलिए है कि आपके कौन से टॉपिक्स अच्छे हैं और कौन से कॉन्सेप्ट आपके वीक रह गए जिसको आपको और अच्छा करना है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद स्कोर देखते हैं और छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे की पढ़ाई करते हैं। दैट इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, वेदर इट इज अ टॉपिक मॉक टेस्ट, एक सेक्शनल मॉक टेस्ट और अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको उसका एनालिसिस करना जरूरी है ना। एनालिसिस का टाइम जो है वो वैरी करेगा ऑब्वियसली। अब आपको जनवरी में रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस मैंने लिख के दिया है। अब जनवरी में आपको ये जो है नवंबर में और दिसंबर में भी जब आप टेस्ट दोगे तो आपको तभी भी आपको एनालिसिस करना है। बट देखो, आप जब सेक्शनल टेस्ट दोगे तो कम सिलेबस होता है, कम सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, तो एनालिसिस को कम टाइम लगता है। सेम विद द टॉपिक टेस्ट को भी एनालिसिस करने में कम टाइम लगता है। लेकिन जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो तो उसको एनालिसिस में थोड़ा टाइम लग सकता है, सिंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट देना है और तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने कौन से सही है कौन से गलत है, तो एनालिसिस में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के बाद रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए नवंबर में और दिसंबर में, और जनवरी में जो है वो आपको मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस करना है। तो इसमें टेस्ट किस तरीके से आपको देने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में और दिसंबर में मेजॉरिटी ऑफ आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, मतलब दो दो या तीन तीन टॉपिक के टेस्ट आप प्रेफरेबली दे सकते हो। दो या तीन टॉपिक का अगर टेस्ट दे रहे हो तो वीकली आप एक या दो टेस्ट दे सकते हो, जिसकी आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी अच्छे से और आप टेस्ट भी दे सकते हो। और नवंबर दिसंबर में आफ्टर एवरी 15 डेज यू कैन गिव अ फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंचे और आपको आगे कहाँ तक जाना है। नाउ जनवरी में लेकिन आपको सारे फुल लेंथ ही मॉक टेस्ट देने हैं, सारे फुल लेंथ देने हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि एक तो 3 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 3 घंटे में आपके जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत बार कम ज्यादा होता है। जैसे कि शिफ्ट अलग अलग है, किसी शिफ्ट में फिजिक्स टफ आता है, किसी में मैथ्स टफ आता है, किसी में केमिस्ट्री टफ आता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं एग्जाम में, इसको पहले मॉक टेस्ट में ही हम, मतलब इसका जो फियर है वो निकाल देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, जनवरी में जितने भी आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दोगे, आपको वो रियल टाइम एग्जाम का फील देंगे। और इतने मॉक टेस्ट देने के बाद आपको जो फाइनल एग्जाम है आपका जनवरी का, वो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप फाइनल दे रहे हो, वो आपको लगेगा आप मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, सो दैट वो इतना ईजी लगेगा। तो इसीलिए जनवरी में सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, जेई फर्स्ट अटेम्प्ट कुड बी द ओनली अटेम्प्ट टू स्कोर। अब ये मैंने क्यों लिखा है, जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्कोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जेई सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता है, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टडी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आ जाएगी। उसके लिए मैंने एक ग्राफ लेके आया हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो नंबर से छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, बट आप जूम करके देख सकते हो। 92, 96, 101, 107, 113, ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन जो है वो आपकी है जनवरी अटेम्प्ट की, और ये ऊपर वाली जो लाइन है ये है आपकी अप्रैल अटेम्प्ट की। और नीचे आपके 90, 91, 92 ये परसेंटाइल्स दिए हुए हैं। मतलब 90 परसेंटाइल जो है जनवरी अटेम्प्ट में 92 को था, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ 2025, मतलब अभी जो हुआ उसमें 90 परसेंटाइल था 92 मार्क्स पे, और 104 पे था 104 मार्क्स पे था 90 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में। मतलब ऑलमोस्ट 12 मार्क्स का डिफरेंस, 12 मार्क्स का डिफरेंस है। और ये आप ऐसे ही देखते हुए जाओगे तो ये बढ़ते हुए जा रहा है, आगे जाके डिफरेंस कम हो रहा है। मतलब 99 परसेंटाइल को 176 और 183 है। ऑब्वियसली ये सारे जो मार्क्स है ये एवरेज मार्क्स है, ये कोई स्पेसिफिक शिफ्ट के मार्क्स नहीं है, ये एवरेज मार्क्स अगर कंसिडर किए तो इस तरीके से आ रहे हैं। तो 113, 124, 121, 131, तो मेजोरिटी क्या है कि अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चे ज्यादा प्रिपेयर्ड होके आते हैं।
और होता क्या है कि ड्रॉपर बच्चे भी आ जाते हैं। ड्रॉपर बच्चे जनवरी में देते हैं क्या? तो यस देते हैं, लेकिन उनका जो सिलेबस है वो जनवरी तक कंप्लीट नहीं हो पाता, तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर अप्रैल अटेम्प्ट्स। तो अप्रैल अटेम्प्ट में वो भी बच्चे ज्यादा प्रिपेयर्ड होके आएंगे। जिन लोगों का पहले स्कोर नहीं आया वो भी ज्यादा प्रिपेयर्ड होके आएंगे। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल कट ऑफ बढ़ जाता है। तो आपको जो असली मौका मिलेगा स्कोर करने का वो जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलेगा। वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जनवरी। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि जेई फर्स्ट अटेम्प्ट कुड बी द ओनली अटेम्प्ट टू स्कोर। स्कोर करने का इससे सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा। सेकंड अटेम्प्ट में भी स्कोर होता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेटा मैंने बताने वाला कि नहीं नहीं हर बार ऐसा ही होता है कि बच्चों के फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर आते हैं सेकंड में नहीं आते, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक आप वेल प्रिपेयर्ड रहते हो और आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो एग्जाम के लिए। और थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा बर्डन लेना भी अच्छा होता है, सो दैट आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वो जो चीज़ें सारी होती है, वो सारी चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में होती है। सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा-सा मुश्किल है स्कोर करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ जाते हैं, तो उस वजह से भी परसेंटाइल नीचे-ऊपर होता है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर करना इज़ मच मोर बेटर, राइट? आगे चलते हैं, द 3 पिलर्स ऑफ जेईई प्रिपरेशन। टेस्ट टेकिंग एंड एनालिसिस, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे पहला मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने बताया कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट मीन्स यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड एक्टिव लर्निंग। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, वेरिंग डिफिकल्टी एंड टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन। अभी आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो बहुत बार आप क्या करते हो, ईगो हर्ट कर लेते हो। मतलब एक प्रॉब्लम नहीं आया तो आप कितनी देर भी वही प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहोगे। तो इसमें होगा क्या कि आप टाइम बहुत जाएगा। तो आपको थोड़ा-सा पढ़ाई करते वक़्त भी आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। पढ़ाई करते वक़्त आप टाइम लगा के पढ़ाई करो। मतलब 2 घंटे में मुझे इतने-इतने क्वेश्चन करने हैं या ये टॉपिक मुझे प्रिपेयर करना है। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। या फिर आपने टास्क लेना चाहिए कि 10 क्वेश्चन है या फिर 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में सॉल्व करने वाला हूँ। 25 में से मैं कितने सॉल्व कर पाता हूँ ये मुझे देखना है। तो मेरे लिए टाइम बाउंड हो गया चीज़ें। और मैं उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, आप डे टू डे जब पढ़ाई करते हो, वहाँ पे भी ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है व्हाइल डूइंग द रिविज़न। रेगुलर स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब रिविज़न करोगे तो अपने पास टाइम कम होता है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी है। तो रिविज़न के वक़्त मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी रहेगी। उसके बाद टेस्ट टेकिंग एनालिसिस, रेगुलर मॉक्स, एरर आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रैटेजिक इम्प्रूवमेंट। तो ऑब्वियसली अभी जो मैंने बताया एनालिसिस तो आपको करना ही है। जो एरर आ रहे हैं, एक आइडियल चीज मैं बता देता हूँ कि टेस्ट जब आप दोगे तो आइडियली आपका एक एरर नोटबुक होना चाहिए। मतलब टेस्ट में आप जो भी गलतियां कर रहे हो वो आप सारे नोटबुक में लिख दो, और वो गलतियां आगे ना हो इसके लिए उसको भी देखते रहो, ताकि आप सेम मिस्टेक रिपीट ना करो। अगर आप सेम मिस्टेक रिपीट करोगे तो फिर आपका स्कोर जो है वो कम होते रहेगा। लेकिन आपने अगर वो मिस्टेक के ऊपर काम किया तो मुझे लगता है उसका डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। राइट नाउ, बिल्डिंग फाउंडेशंस, जैसे मैंने बताया कि अगस्त से अक्टूबर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 11th-12th एनसीईआरटी बुक्स ऑब्वियसली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेजॉरिटी सारे लोग वही रेफर करते हैं। देन सॉल्व एग्जांपल्स जेई के सिलेबस के लिए डेली डिसिप्लिन टारगेट 6 to 8 hours of focus study, ideally covering 2 to 3 subjects per day with 50 to 80 MCQ of each subject to maintain variety and engagement. Prioritize clarity, understanding of fundamental concepts like thermodynamics rather than mere memorization. And active learning में enhance retention by creating concise short notes, summary sheets and visual mind map for complex topics. Now ये जो सारी चीजें यहाँ पे मैंने बताई है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट लर्निंग मतलब आपको आपकी पढ़ाई पहले तो कंप्लीट करनी है, अच्छे से कंप्लीट करनी है। उसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, सॉल्व एग्जाम्पल हो, किस तरीके से आप कंप्लीट करने वाले हो, उसको सबसे पहले देखना है। डेली डिसिप्लिन, नाउ सबके पास अपना खुद का एक टाइम टेबल होना चाहिए। डेली का टाइम टेबल तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है कि आप 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका टाइम टेबल कौन से वक्त कौन सा सब्जेक्ट करना है ये तो आता ही है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास आपका मंथली टाइम टेबल होना चाहिए। मंथली टाइम टेबल मतलब इस पर्टिकुलर मंथ में, फॉर एग्जांपल अगस्त आ रहा है,
अगस्त मंथ में आप कितने टॉपिक कवर करने वाले हो, फिजिक्स के कितने, केमिस्ट्री के कितने, मैथ्स के कितने, तो ये टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई आगे बढ़ रही है, और एक थोड़ा सा खत्म करने का एक प्रेशर भी रहेगा, और उस हिसाब से आप उसको खत्म भी कर पाएंगे सिलेबस को पूरे अच्छी तरीके से। तो एक टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरा, उसका बेनिफिट ये होता है कि आप वेक स्टडी नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मूडी होते हैं, मतलब उनको लगा आज फिजिक्स ही करना है तो वो दिन भर फिजिक्स करेंगे, उनको लगता है आज केमिस्ट्री करना है तो दिन भर केमिस्ट्री करेंगे, वो उनको मैथ्स नहीं आया तो हफ्ता भर मैथ्स ही नहीं करेंगे। तो फिर ये जो चीजें, इसको अवॉइड करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। डेली का टाइम टेबल तो होता ही है बहुत सारे बच्चों के पास, आपके पास मंथली, मंथ में कितने टॉपिक्स कब कब कवर करने हैं, इसका पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट फोकस, जैसे मैंने बताया कि आपकी वो टाइम टेबल से आपकी प्रायोरिटी जो है वो सेट हो जाएगी। प्रायोरिटी किस तरीके से, कि कौन से टॉपिक हाई वेटेज है, किसको पहले करना है, हमारे कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये सारी चीजें जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, इफ यू कैन आप शॉर्ट नोट्स बना के भी कर सकते हो, या इसके पहले आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे कोचिंग के इसमें दिए हुए, या फिर आपने ऑनलाइन भी पढ़ते हुए, या आपने खुद पढ़ने के बाद कुछ शॉर्ट नोट बनाए होंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद समरी शीट्स, विजुअल माइंड मैप्स, बहुत सारे केमिस्ट्री के रिएक्शन होते हैं, उसके अगर आपने कुछ माइंड मैप्स वगैरह बना दिए तो मुझे लगता है चीजें आसान बनेगी। तो जो भी चीजें आप कर रहे हो, हार्ड वर्क ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम लिमिट कम है अपने पास। तो जब टाइम लिमिट कम होता है तो कम समय में आपको ज्यादा चीजें अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, उसके लिए यू नीड अ स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क के साथ साथ यू हैव टू हैव स्मार्ट वर्क, राइट। उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी सेशन, डेली रिवीजन अलोकेट 1 to 2 आवर्स। ये अगस्त टू अक्टूबर तो नहीं है, ये अगस्त टू अक्टूबर में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा, आगे जो है वो उसमें आएगा। ये अगस्त टू अक्टूबर नहीं, ये नवंबर दिसंबर में मैंने बताया था, तो उसके लिए ये चीजें हैं। फॉर्मूला शीट्स, डाइवर्स प्रॉब्लम्स एंड पीवाईक्यूज। तो उसमें सबसे जरूरी पार्ट ये है, पीवाईक्यूज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सारे टॉपिक के आपको पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। एटलीस्ट आपको वो पता चल गया। मैं बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको ना जेई में क्या सॉल्व करना है, इससे ज्यादा क्या लीव करना है या क्या छोड़ देना है वो समझ में आना चाहिए। जिसको वो समझ में आ गया उसका अच्छा स्कोर आता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक आधा क्वेश्चन करते हैं जिसमें बहुत टाइम चला जाता है, जिसका इफेक्ट अगले सवाल पे होता है, तो वो क्वेश्चन छोड़ देना है, वहां पे यही चीज समझ में आनी चाहिए। अब कौन से टाइप के क्वेश्चन छोड़ देने हैं, या कौन से टाइप के क्वेश्चन डिफिकल्ट या इजी आते हैं, उसके लिए ही पीवाईक्यूज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको जेई 22, 23, 24, 25, 3 से 4 साल के पीछे के सवाल आपको करने ही करने हैं। अगर उतने आपने पर टॉपिक कर लिए तो मुझे नहीं लगता आपको जेई के जनवरी अटेम्प्ट को भी कोई प्रॉब्लम आएगा, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। आपको सिर्फ उतनी ही चीजें अच्छे से करनी है, राइट। देन टेस्ट एंड एनालिसिस स्ट्रेटेजी, लर्न फ्रॉम एवरी अटेम्प्ट, नवंबर टू जनवरी। जैसे मैंने पहले बताया, बाई वीकली टेस्ट, टेक सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट फॉर एवरी 2 वीक्स टू असेस योर प्रोग्रेस एंड रेनफोर्स लर्निंग। मंथली फुल मॉक्स, आप मंथली दे सकते हो या मंथ में 2 बार दे सकते हो, ट्वाइस। आप ट्वाइस दे सकते हो, एक महीने में 2 बार, ठीक है। शुरुआत के दिनों में अभी, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे आपको मंथली जो है, सॉरी, फुल लेंथ की जो मॉक्स है वो ज्यादा देने पड़ेंगे। एरर एनालिसिस, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एरर कहाँ पे हो रहे हैं, इसके पहले भी मैंने बताया, डेडिकेटेड 2 to 3 आवर्स पोस्ट टेस्ट to meticulously review every mistake, understand the root cause and learn from it। ये जो चीजें हैं एरर एनालिसिस, ये आप जनवरी में कर सकते हो या दिसंबर के एंड से आप शुरुआत कर सकते हो, सो दैट कंप्लीट 1 मंथ मिलेगा जिसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट और एरर एनालिसिस आप कर सकते हो, राइट। टाइम मैनेजमेंट, हर सेक्शन वाइज। देखो, मॉक टेस्ट देने का और एक फायदा क्या होता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमारा फिजिक्स अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा है। मैंने अगर केमिस्ट्री अच्छा, मतलब बहुत सारे क्या कहते हैं, प्रिजम्पशंस रहते हैं दिमाग में कि मैंने फिजिक्स पहले सॉल्व किया या केमिस्ट्री पहले सॉल्व किया तो ही मेरा स्कोर आएगा। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। ये ऑब्वियसली हर एक का एक कंफर्टेबलनेस होता है, एक कंफर्टेबिलिटी होती है कि किस तरीके से वो सॉल्व कर पा रहा है,
तो आपको ये चेक करने के लिए कि आपका फिजिक्स अच्छा है या केमिस्ट्री अच्छा है या मैथ्स अच्छा है या कब कौन सा सॉल्व करना है, इसके लिए भी बेस्ट स्ट्रैटेजी है मॉक टेस्ट देना। तो मॉक टेस्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू कैन एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे एक्सपेरिमेंट? कि आपको लगा कि फिजिक्स टफ है तो फिजिक्स लास्ट में रखो, पहले मैथ्स केमिस्ट्री कर दो। आपको लग रहा है मैथ्स टफ है, आप मैथ्स लास्ट में रखो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चेंजेस वहां पे ला सकते हो। बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हमें एमसीक्यू तो आ रहे, इंटीजर नहीं आ रहे, तो ट्राई सॉल्विंग इंटीजर समटाइम्स फर्स्ट। मतलब कुछ कुछ एग्जाम में मॉक टेस्ट में पहले इंटीजर सॉल्व करके देखो। मतलब वो जो फियर है आपका इंटीजर सॉल्व करने का, वो एक्चुअल में इंटीजर की वजह से कि क्वेश्चन की वजह से, ये आपको समझ में आएगा। तो जब आप इंटीजर पहले लोगे तो पहले जो आप शुरुआत करते हो वो आप बहुत इंथुजियास्टिकली करते हो, तो वो जो इंथुजियाज्म है वहां पे काम में आएगा। तो शायद इंटीजर शुरुआत में सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि यार इंटीजर भी मुझे आ रहे हैं। मतलब जो फियर था वो इंटीजर टाइप की वजह से था, ना कि मैथ्स की वजह से, तो या केमिस्ट्री की वजह से। तो आपको जो है वो चीजें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा किस तरीके से आ रहा है, और फिर आप उस हिसाब से आगे जा सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया टेस्ट और एनालिसिस। नाउ बियॉन्ड दिस, ये सारी चीजें तो मैंने बता दी कि टेस्ट का एनालिसिस करो, टेस्ट दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, रिवीजन करो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद फॉर्मूला बुक बनाओ या शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, प्रायोरिटाइज 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, अ बैलेंस डाइट, एटलीस्ट 30 minutes ऑफ लाइट एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन एनर्जी एंड फोकस। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं और एग्जाम के वक्त वो मतलब बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनको अच्छा नहीं लगता। बहुत बच्चे हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से उनको समझ में नहीं आता कि अभी क्या करना है आगे। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ जो है वो आपको अच्छी रखनी है, उसके लिए स्लीप अच्छी होना बहुत जरूरी है, डाइट अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें आपको प्रायोरिटाइज करनी है। मेंटल वेलबींग, प्रैक्टिस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड एंगेज इन पॉजिटिव सेल्फ टॉक टू बिल्ड रेसिलेंस एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद करते नहीं है कुछ और दूसरे को निगेटिव कर देते हैं। मतलब वो खुद कुछ करेगा नहीं और जो कर रहा है उसको बोलेगा अरे नहीं नहीं तेरा नहीं हो सकता, तो वो जो बच्चा है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो भी खुद भी कुछ नहीं करता। तो इसीलिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। आपके दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो सारे पॉजिटिवली बात करें, जो सारे ग्रोथ की बात करें, अच्छे स्कोर की बात करें, अच्छी पढ़ाई की बात करें। तो पॉजिटिव अगर आप इन्वायरमेंट में रहोगे तो ये सारी चीजें होगी। उससे आपका जो मूड रहेगा या जो आपका मेंटल हेल्थ रहेगा एग्जाम के वक्त, वो काफी अच्छा रहेगा। स्ट्रेस को आप आसानी से हैंडल कर पाओगे। देखो स्ट्रेस नहीं आएगा ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो ये नेशनल लेवल के एग्जाम में होता ही है। आप नेशनल लेवल में काफी सारे लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हो तो वो स्ट्रेस तो होगा। थोड़ा स्ट्रेस होना भी चाहिए क्योंकि उससे आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा, बट वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है या स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ये चीजें आप सीख पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे। तो जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना वो स्ट्रेस हैंडल करने की टेक्निक आपको समझ में आ जाएगी। उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। उसके बाद डाउट क्लियरिंग, इन 4-5 महीने में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं वो आपके टीचर से, आपके मेंटोर से आप पूछ लो किस तरीके से, किस टाइप के डाउट्स आ रहे हैं, किस टाइप के डाउट्स में आपको हर बार मिस्टेक हो रही है। ये सारी चीजें के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। रेगुलरली डाउट क्लियरिंग ऑब्वियसली होनी चाहिए। Stay updated. Regularly monitor official NTA JEE website for syllabus changes, exam pattern updates and important announcement. 2 साल पहले क्या हुआ था कि लास्ट लास्ट में सब पढ़ाई होने के बाद पता चला कि जेई ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया। तो बहुत बार ये बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस वगैरह आ रहे हैं तो अपडेट्स रेगुलरली देख लेना। उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, तो वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी चीजें आपको डे टू डे मतलब जैसे भी अपडेट आते रहेंगे आपको हम देते रहेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट, यूटिलाइज स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस एफिशिएंटली, अवॉइडिंग ओवरलोड, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन योर प्रिपरेशन। अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें देखो बुक्स तो सब बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो। तो बुक्स तो है, सबके पास बुक्स होते हैं, लेकिन वो बुक्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है।
अभी बुक्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, कोचिंग मटेरियल कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मोस्टली आपके पास फिलहाल जो भी चीजें अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज करो, ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं। प्रायोरिटी में सबसे पहले ऊपर होना चाहिए पीवाईक्यू का बुक, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक। जो भी आप कर रहे हो वो पीवाईक्यू सबसे पहले आपको करने हैं, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आए कि एग्जाम में क्या आने वाला है। सो दैट इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग आपको होनी चाहिए। बाकी की सारी चीजें जो है वो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। आपकी पढ़ाई अभी उस स्टेज में है कि यहाँ से एक्सेलरेट करना बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई को अच्छे से एक्सेलरेट करो। ना कि देखो कितना हुआ है ये हम कभी भी देखते नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका 50 60 70% पढ़ाई होता है, बट वो 30% का ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो मेरा एडवाइस ये है कि 30% इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट 70% जो आपका हुआ है उसके ऊपर भी ध्यान दो, उससे भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वो 70% को थोड़ा पुश देके अगर आप गए तो आप 90% अगर सिलेबस कवर कर लिया तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ 30% हुआ नहीं है उसकी वजह से वो बच्चे ब्लेम गेम में चले जाते हैं। मतलब इसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से वो नहीं हुआ, मेरा टाइम ही चला गया, मैंने ये टाइम बर्बाद किया, मैंने 11th में पढ़ा नहीं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी आप क्या कर सकते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो चीजें करना सबसे जरूरी है। तो मेरा सजेशन यही है कि जहां पे आप हो फिलहाल, यहां से आप आगे जा सकते हो। उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। स्ट्रैटेजी सेशन जो मैंने आज दिया हुआ है उसको अच्छे से देख लो, किस किस तरीके से चीजें मैंने बताई है वो भी देख लो और उसको वैसे ही फॉलो करो। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।